पानी में मौत का जाल। समंदर में ईरान का बारूदी वार। जहाजों के नीचे छुपी मौत की सुरंग। पानी में मौत के सुपर हाईवे का खुलासा। समंदर में ईरान का टाइम बम। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, जहां से चलती है ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें। लेकिन अब यह रास्ता बन गया है मौत का जाल। वो जाल जिसे ईरान ने बिछाया है, जहां पानी की सतहों में रखा है तबाही का बारूद। दावा है ईरान ने इस पूरे रास्ते को सी माइंस से भर दिया है। ऐसी माइंस जो दिखती नहीं, लेकिन जहाज के नीचे आते ही उसे चीर सकती है। और अब खतरे की इस कहानी ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। समंदर के नीचे जहां आंख कुछ नहीं देख पाती, वहीं ईरान ने अपना सबसे खतरनाक खेल खेला है। सी माइंस, छोटे छोटे लेकिन बेहद खतरनाक विस्फोटक जो पानी में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। कुछ माइंस समंदर की सतह के नीचे तैरती हैं, कुछ समंदर की तह से जुड़ी होती हैं, और जैसे ही कोई जहाज उनके दायरे में आता है, बस 1 सेकेंड और धमाका, आग, धुआं, और फिर समंदर में समा जाती पूरी कहानी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास हजारों ऐसी माइंस हैं जो इस पूरे इलाके को धीरे धीरे एक किल जोन में बदल रही हैं। यानी जो रास्ता दुनिया को जोड़ता था, उसी रास्ते को ईरान ने एक खतरनाक ट्रैप में बदल दिया है। और इस ट्रैप में अब फंस चुकी है पूरी दुनिया। कहते हैं ईरान हॉर्मुज के पानी में मौत का जाल बिछाकर भूल चुका है। कोई नहीं जानता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कहां कहां माइंस बिछाई गई। किसी को नहीं पता है कि ईरान ने कब और कैसे यहां माइंस बिछाई। माइंस की वजह से यहां हर पल मौत का खतरा है, और अब इस खतरे ने उड़ा दी है पूरी दुनिया की नींद। 2000 जहाज ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 2000 चलती फिरती जिंदगियां हैं जो समंदर के बीच रुकी हुई है। हर जहाज में हजारों टन माल, करोड़ों डॉलर की कीमत और उससे भी ज्यादा इंसानी जानें। लेकिन ईरान के खतरे के सामने सब ठहर गया है। बीमा कंपनियां पीछे हट चुकी हैं। जहाज के कैप्टन आगे बढ़ने से डर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक भी गलती हुई तो जहाज नहीं बचेगी, और शायद वो भी नहीं। ये तो काफ़ी बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो 21 माइल तकरीबन 35 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन जो उसके अंदर नेविगेबल चैनल्स हैं वो बहुत कम है। नेविगेबल का मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े टैंकर आते हैं, इनको जाने के लिए नीचे काफ़ी गहराई चाहिए होती है, ड्राफ्ट पानी चाहिए होता है, तो वो चैनल्स इनकी कम हैं वो। और बाकी जगह पर जो नेविगेबल है उसमें इन्होंने माइन लगा दी हैं। सो अभी सिर्फ 2-3 किलोमीटर की ओमान की साइड में और 2-3 किलोमीटर की ईरान की साइड में चैनल्स हैं। सिर्फ वहीं से होकर आप गुजर सकते हैं। माइंस जब ये लगाते हैं तो कुछ फ्लोटिंग माइंस होती हैं, कुछ समुद्र के तली पर लगी होती हैं। वो मालूम नहीं वो माइन कहाँ पर है, तो कोई भी शिप उसको चांस नहीं लेगा। क्योंकि देखिए, कोई बड़ा टैंकर है वो कई बिलियन का होता है, कई मिलियन बिलियन बैरल्स के अंदर आते हैं, उनकी इंश्योरेंस भी होती है, उनकी अपनी कीमत भी होती है, लोग भी वहाँ पर होते हैं, तो कोई ऐसा चांस नहीं लेगा, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कई दर्जन समुद्री माइंस बिछाई हैं। ये माइंस जहाजों के सीधे टकराने पर या फिर
मैग्नेटिक और साउंड सिग्नल के जरिए भी विस्फोट कर सकती हैं। ईरान के पास करीब 5000 तक समुद्री माइंस होने का अनुमान है, जिनमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ है। कुछ माइंस समुद्र की सतह के नीचे तैरती रहती हैं, जबकि कुछ समुद्र तल से जुड़ी होती हैं और जहाज के ऊपर आने पर रॉकेट की तरह हमला करती हैं। कुछ माइंस ऐसी भी होती हैं जिन्हें लगाने के बाद 30 दिनों तक एक्टिव नहीं किया जाता, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को मिलिट्री कंट्रोल जोन घोषित करने की तैयारी में है? मिलिट्री जोन तो घोषित हो ही चुका है, उसमें किसी ने माइक लेकर के अनाउंस नहीं करना है। जब शिप्स नहीं जा पा रहे, इंश्योरेंस कंपनियां उनको इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं, तो वो मिलिट्री जोन घोषित हो ही गया है। और क्योंकि कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा उसके अंदर जब तक उनको प्रॉपर सेफ्टी ना हो, और सेफ्टी के लिए उनको ईरान को जो वसूली देनी पड़ती है टैक्स, वो उनको देना पड़ेगा। जानकारों की माने तो हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस का खतरा एक साइलेंट वॉर की तरह है, जहां गोली नहीं चल रही लेकिन दुनिया रुक रही है, जहां धमाका नहीं हुआ लेकिन खौफ फैल चुका है। विशेषज्ञों की माने तो हॉर्मुज स्ट्रेट में सिर्फ सी माइंस का ही खतरा नहीं है, यहाँ खतरा ईरान के दिमाग और टेक्नोलॉजी से भी है। जीपीएस जो हर जहाज की आंख होता है, वही अब अंधा हो रहा है। सिग्नल गायब, लोकेशन गायब, दिशा गायब, और आरोप ईरान पर है। सोचिए, एक जहाज जो खुद नहीं जानता कि वो कहां है, और नीचे ईरान की माइंस। जाहिर सी बात है, जंग सीधी नहीं है, ये जंग छिपकर लड़ी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ईरान को मालूम है कि वो अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है और ये छोटी पावर है, सो ये उनके साथ एसिमेट्रिक वारफेयर किया जा रहा है। जैसा आपने हाइब्रिड का बोला है, स्पेशली जब ये वॉर 28 फरवरी को इस साल शुरू हुआ था, तो कई जहाज़ों को ये जीपीएस के ये जो ख़राब करने की वाली बात है, इसके दो तरीके होते हैं ख़राब करने के। एक तो होती है जैमिंग कर देना, मतलब कि सिग्नल आए नहीं उसकी रुकावट कर देना। दूसरी होती है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है कि उसमें दूसरी अननेसेसरी नॉइज इतनी डाल देना कि उसकी समझ में ना आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो शिप जो इधर ए साइड में जा रहा है वो पीछे बी साइड में उल्टा जाना शुरू हो जाएगा या कहीं और जाना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या है, इससे फिर शिप्स को खतरा होता है कि वही वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ये बिल्कुल वो रणनीति है और ये देश अक्सर करते हैं इसका। जानकारों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस के खतरे ने तनाव को बेहद बढ़ा दिया है, और इसी बढ़ते हुए तनाव के बीच ब्रिटेन ने उठाया है एक बड़ा कदम। ब्रिटेन ने अपनी रॉयल नेवी की एक विशेष टीम को हाई अलर्ट पर रखा है, जो जरूरत पड़ने पर ईरान की ओर से बिछाई गई समुद्री बारूदी माइंस को निष्क्रिय करने के लिए तैनात की जा सकती है। ये टीम रॉयल नेवी के डाइविंग एंड थ्रेट एक्सप्लोइनेशन ग्रुप की है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य यूनिट में गिना जाता है। इन गोताखोरों का काम समुद्र के भीतर जाकर विस्फोट को और माइंस को खोजकर निष्क्रिय करना होता है, जो अक्सर बेहद जोखिम भरे हालात में किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DTXG के कमांडो पानी के अंदर बेहद सीमित रोशनी और खतरनाक परिस्थितियों में ऑपरेशन करते हैं। वो नाव, पैराशूट या मिनी सबमरीन के जरिए मौके पर पहुंच सकते हैं। इन मिनी सबमरीन में 6 गोताखोरों की टीम सवार हो सकती है और ये करीब 50 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकती है। इसके अलावा ये टीम रॉयल नेवी की अत्याधुनिक एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बी के साथ भी काम करती है। इन गोताखोरों को काउंटर टेरर ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है और ये स्पेशल बोट सर्विस के साथ मिलकर मिशन को अंजाम देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये टीम ईरान के जाल को तोड़ने उतरी तो क्या होगा? क्या ईरान चुप रहेगा या फिर समंदर के अंदर सीधी टक्कर होगी? अमेरिका की बहुत बड़ी नेवी है। देखिए, इनके पास तकरीबन 400 साढ़े 400 करीब शिप्स हैं। 11 इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 38 के करीब 68 करीब न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनके पास में। बहुत बड़ी नेवी है और जब ये हटाने लगेंगे तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। सर्टनली ईरान या तो जैसे माइंस लगी है
या इनके ऊपर मिसाइल का फायर करेगा, ड्रोन्स का फायर करेगा। उनकी जो कोस्टल बैटरीज़ हैं जो कि इनके बंदरगाहों में लगी हुई हैं, चाबार में और उसके आसपास जो लगी हैं, और तो वहाँ से वो उन पर फायर करेंगे। और ये भी फिर ये बड़ा खतरे की बात है एक्चुअली, जब इन पर फायर होगा और अगर मान लीजिए अमेरिका को कोई शिप डूब जाता है या इनकी कैजुअल्टी हो जाती है तो फिर बहुत बुरी तरीके से, जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं पूरा का पूरा इनकी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की बात हो जाएगी। देखिए, क्योंकि फिर ईरान भी फायर करेगा, ईरान उन्हीं पर फायर नहीं करेगा, जो बाकी देशों पर भी फायर करेगा, बाकी जो गल्फ के नेशन है, तो उससे पूरी जगह ऑयल की, गैस की और पूरे उस इलाके में खतरा हो जाएगा, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और बाकी भी खतरा है। विशेषज्ञों की माने तो मामला सिर्फ खतरे का नहीं, सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहा है और ये बेहद खतरनाक है। ईरान का ये कदम सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं है, इसका असर आम आदमी तक भी पहुंच रहा है। तेल महंगा, गैस पर दबाव, लेकिन असली खतरा हीलियम, वही गैस जो MRI मशीन को जिंदा रखती है, जो चिप बनाती है, जो AI को चलाती है। अगर ईरान के कारण ये सप्लाई रुकी तो अस्पताल रुक जाएंगे, टेक्नोलॉजी थम जाएगी और दुनिया धीमी पड़ जाएगी। दुनिया कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकता। अभी तो गैस पर डिपेंडेंस है सबकी, और ये जो आपने सेक्टर बोले हैं AI और ये सेक्टर बोले हैं, ये जो है इसके लिए हीलियम चाहिए होती है, जो कि LNG से निकलती है। LNG कतार बनाता है, जहाँ से कतार की सप्लाई आती है। 65% सप्लाई पूरे वर्ल्ड की वहीं से इस समय आ रही है। दूसरा अमेरिका बनाता है ज़्यादा, तो वो नहीं आने से अगर हीलियम नहीं मिलेगा इनको तो इन इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज देखिए सभी कंट्रीज़ की, इंडिया की तो है ही, इंडिया की, चाइना की, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, जापान की, बाकी लोगों की भी डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर है। अभी 100% हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर नहीं आए हैं, तो ये वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं हो रहा है जो हो रहा है। हालात बेहद गंभीर है क्योंकि ईरान ने कह दिया है वो पीछे नहीं हटेगा। तो क्या ईरान का ये बारूदी समंदर पूरी दुनिया को जला देगा? आज हॉर्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह दुनिया का सबसे खतरनाक बिंदु बन चुका है, जहां एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया। अगर एक भी चिंगारी भड़की तो समंदर जलेगा, बाजार टूटेंगे और दुनिया एक नई जंग में उतर जाएगी। सनसन में अब दास्तान है सैलरी की मांग को लेकर सड़क पर हुए संग्राम की, देश के अलग अलग शहरों में वर्कर वॉर की। सबसे पहली कहानी दिल्ली से सटे नोएडा की। सैलरी की मांग, सड़क पर संग्राम। नोएडा में मजदूरों का महाबवाल। पत्थर, आग और आंसू गैस का वार। पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी, सीधी टक्कर। नोएडा में वर्कर वॉर। राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा, जहां आम दिनों में मशीनों की आवाज गूंजती है, जहां फैक्ट्रियों में काम की रफ्तार चलती है, आज वही नोएडा हंगामे की आग में जल रहा है। फेज 2 का इंडस्ट्रियल एरिया, जहां मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ने उतरे थे, वहीं ये लड़ाई अचानक हिंसक हो गई। पत्थर चले, गाड़ियां तोड़ी गई, आगजनी हुई और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। 3 दिन से जारी विरोध आज बेकाबू हो गया और फिर कोहराम मच गया। पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही हमला हो गया, गाड़ियों को पलट दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह सब कुछ सामान्य था, फैक्ट्रियों की गेट, मजदूरों की भीड़ और मांग सैलरी बढ़ाने की। लेकिन धीरे धीरे ये भीड़
गुस्से में बदलने लगी। नारेबाजी हुई, बहस हुई, तनाव बढ़ा और फिर एक चिंगारी, और वही चिंगारी आग बन गई। पत्थर उठे और बरसने लगे, गाड़ियों के शीशे टूटे, लोहे के गेट उखाड़े गए। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। इस वक्त हम फेज 2 की एक कंपनी में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। ये सुरक्षा कर्मियों के लिए केबिन बनाया गया था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है, और जो ग्लास यहां पर लगा था वो पूरी तरह से टूट गया है। ये तस्वीर सिर्फ एक कंपनी की या एक फैक्ट्री की नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं फेज 2 में, जहां साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने किस तरह से कंपनियों को अपना निशाना बनाया है। ठीक बगल में आप देख सकते हैं दूसरी कंपनी है, और इसमें भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। और जो चश्मदीद हैं उनसे हमने जब बात की तो उनका कहना है कि एक भारी भीड़ जो है वो यहां से गुजरी है, और जो भी कंपनी और फैक्ट्री उनके सामने आई उस पर उन्होंने पथराव किया और तोड़फोड़ की और आगे बढ़ गए। जो वाहन कंपनियों के बाहर खड़े थे उनमें भी उन्होंने तोड़फोड़ की। तरीके से कंपनी में तोड़फोड़ की गई है, जो ग्लास है उनमें किस तरीके से पत्थर मारे गए हैं, और आप देखिए जो ग्लास है वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है। जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे वो टूट गए हैं, और ये देख सकते हैं कि कैमरे टूटकर नीचे गिरे हुए हैं। जो ग्लास आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो साफ बयां कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। बड़े बड़े पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो भीड़ यहाँ पर आई उसने किस तरह से तोड़फोड़ की है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लास पर पत्थर मारा गया है और ग्लास टूटकर नीचे गिरा है। चश्मदीदों के मुताबिक हक की मांग से शुरू हुए आंदोलन में हिंसा की आग ऐसी भड़की कि पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। गाड़ियों को घेरा गया, उन्हें पलट दिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। लपटें उठी, धुआं फैला, और फिर सर्विस सेंटर में खड़ी गाड़ियां कुछ ही मिनटों में राख बन गई। कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि वहां अब कोई सुरक्षित नहीं था। देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रमिकों ने यहां पर वाहनों को आग के हवाले किया है। आप देख सकते हैं ये निजी वाहन है और इसको भी आग के हवाले किया गया है। 2 वाहन पुलिस के हैं, उनमें भी आग लगाई गई है। ये पुलिस का वाहन है, ठीक सामने भी आप देख सकते हैं दूसरा वाहन वो भी पुलिस का है। और किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से वाहनों में आग लगाई गई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर काफी तादाद में जो पथराव है वो किया गया है। जो पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं वो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया है, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं पुलिस की दूसरी गाड़ी आपको नजर आएगी, और वहां पर भी आप देखिए किस तरीके से गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। गाड़ी को पलट दिया गया है श्रमिकों के द्वारा, और उसके बाद यहां पर तोड़फोड़ की गई है। जबरदस्त पथराव यहां पर सुबह किया गया था, और आप देखिए किस तरीके से यहां पर पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से पथराव किया गया। इस वाहन को भी आग के हवाले किया गया है, और वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और आप देखिए अभी भी हल्का हल्का जो धुआं है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो यानी आग बुझाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन अभी भी हल्का हल्का जो धुआं है वो आपको नजर आ रहा होगा। और जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं, और जो पत्थर फेंके गए हैं वो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी आप देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर फेंका गया, और इस तरीके का पत्थर जब आया होगा तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हुई होगी। जो शीशे हैं वो टूटकर चूर चूर हो गए होंगे। नोएडा में वर्कर वॉर की आग ऐसी भड़की कि दूसरे राज्यों तक भी इसकी लपटें पहुंच गई। अगली कहानी हरियाणा के फरीदाबाद की है। फरीदाबाद वर्कर वॉर की भड़की आग ने यहां भी अपना असर दिखाया। फैक्ट्रियां बंद होने लगी, हजारों मजदूर सड़क पर उतर आए, काम बंद, नारेबाजी शुरू।
फरीदाबाद की तरह ही राजस्थान के भिवाड़ी से भी तस्वीरें सामने आई, जहां वर्कर वॉर प्रदर्शन से शुरू हुआ और फिर वो प्रदर्शन उग्र हो गया। हिंसा भड़की तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इंडस्ट्रियल बेल्ट में फैला हुआ ये वो संकट है जिसे टालने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। बातचीत, समझौता, समाधान, लेकिन मजदूरों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है हर समस्या अलग है, समाधान निकाला जा रहा है, लेकिन जमीन पर गुस्सा अभी भी जिंदा है। सैलरी की मांग को लेकर नोएडा समेत अलग अलग शहरों में जो वर्कर वॉर शुरू हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा या फिर यह आंदोलन और उग्र होगा? क्योंकि जब रोटी की लड़ाई सड़क पर उतरती है तो वो सिर्फ आंदोलन नहीं रहती, वो एक चेतावनी बन जाती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देंगे दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।